नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था और ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क के रूप में, तो आप इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना। मैं अभी इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, सोल्व। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने जो कल वाली ये PDF थी, इस PDF में देखना ये सेकेंड लास्ट है। इसमें क्या दिक्कत थी वो मैं बता दूँ आपको थोड़ा। देखो, जो यहाँ पर दे रखा है ना, ये वाला लिखा हुआ x की पावर x-5, जो x-4 है इसकी पावर है वो 5 न होकर कितनी है, 4 है। ठीक है, ये एक मैसेज आया था मेरे पास, उन्होंने बताया कि उनके ये दिक्कत आई थी, तो ये दिक्कत इस वजह से आ रही है। तो ये एक आप करेक्शन कर लेना। अब देख लो इसको सोल्व करके चाहिए। देखो x-1 का स्क्वायर x-2 x-3 अपॉन x-4 की पावर 4 x-5 की पावर 3 और 6-x। अब देखो 6 से बड़ा कुछ भी रखो तो ऊपर वाले तो ये सारे पॉजिटिव और नीचे वाले भी ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बट्टे में नेगेटिव होने की वजह से ये ग्राफ जाएगा नेगेटिव में। अब देखो 5 और 6 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, जैसे 5.5, तो ये टर्म है वो होगी पॉजिटिव, ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, और ऊपर वाली तो सारी पॉजिटिव रहेगी, तो इस वजह से ये पोर्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब 4 और 5 के बीच की रखो, जैसे 4.5 रखें तो ये पॉजिटिव है, 4.5 में ये हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद में 4.5 में ये वाला भाग कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और ऊपर वाले सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो इस एक नेगेटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद में 3 और 4 के बीच रखो, 3 और 4 के बीच जैसे हम रखते हैं 3.5, तो ऊपर वाला ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। नीचे वाले में देखो 3.5 रखेंगे तो ये वाला भाग नेगेटिव होगा, लेकिन ऊपर पावर 4 की वजह से पॉजिटिव, और 3.5 आएगा रखें इसमें यदि, तो इसकी पावर 3 है तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन पावर 3 की वजह से नेगेटिव ही रह जाएगा। इस वजह से 3 और 4 के बीच नेगेटिव। और देखिए 2 और 3 के बीच रखो, जैसे 2.5 रखा अपन ने, तो 2.5 रखते ही ये दोनों तो रहेगी टर्म्स पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नीचे ये तो पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज क्योंकि ऊपर पावर 4 है, और नीचे ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब वैसे ही 1 और 2 के बीच में और ये रख के देख लेना, आपका ये क्वेश्चन एकदम पूरा करेक्ट बैठेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, लिखते टाइम में वो मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर जो x-4 है इसकी जो पावर है वो 5 ना होकर 4 है। ठीक है, तो देखो पावर 5 में क्या होता है, अंदर वाला नेगेटिव हो वो नेगेटिव रह जाता है, जबकि x की पावर x-4 की पावर 4 होती है, तो अंदर कुछ भी हो उसको ये 4 क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इस वजह से आपके ये वेरिएशन आ रहा था, तो ये मैंने कहा एक बार आपको वापस बता दें, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद स्वामी जी हनुमानगढ़ वाले जिन्होंने ये नोटिस किया इस चीज़ को। ठीक है, बाकी विद्यार्थी भी पढ़ते समय ध्यान से पढ़ें। ये भूल तो आपको पता है, इंसान गलतियों का पुतला है और भूल होना मानवीय स्वभाव है, हो जाती है। और देखिए एक चीज़ क्या थी, एक चीज़ उन्होंने यहाँ बताई, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, उन्होंने x-2 का स्क्वायर x-3, अब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है, देखो एक तो 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 से बड़ी पावर के लिए भी क्या हो रहा है, ये धनात्मक बता रहा है, वही लेना है हमको 0 से बड़ा। लेकिन जो ये 2 है, 2 तो रखे, देखो 2 रखते भी ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ यूनियन में क्या डाल लेना, 2 डाल लेना, बस ये इतना सा कर लेना यहाँ पर। और या फिर आप क्वेश्चन को एक और तरीके से चेंज कर सकते हो, एक तो ये करेक्शन कर लो, या तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो इसमें, इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि ये जो ग्रेटर देन वाला जो चिन्ह है इसको इक्वल टू वाला सिंबल हटा दो, सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखो, और यहाँ पर 3 को शामिल मत करो, ये 3 वाला कोष्टक क्या कर दो, छोटा कर दो। अब देखो 3 को शामिल नहीं करोगे तो 3 रखते ही जो 0 हो रहा था वो कंडीशन हट गई, और 3 से बड़े वाले क्या हो गए, पॉजिटिव। या फिर ये कर लो, ये 2 चीज़ थी तो मैंने आपको बता दी। तो बहुत बढ़िया, आप जो सुझाव वगैरह देते हो, बताते हो, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो हम आज का अपना शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो होमवर्क मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। जैसे होमवर्क में कई क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था, लास्ट में ये दिया था। एक क्वेश्चन ये बता दूं, और भी मुझे मालूम है कौन कौन से क्वेश्चन है होमवर्क में,
यहाँ पर नहीं था, ये तो मैंने वहीं करवा दिया। एक ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन है, रफ कर देते हैं इसको आराम से, है ना। अब अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बड़ी हो तो अपने नेट की पूरी सुविधा है, आराम से पढ़ेंगे अपन। और ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको होमवर्क में, और ये वाला थर्ड भाग था, इसमें तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी थी, बाकी ये करवा दिया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो ये और एक वो सबसे लास्ट वाला, ये 3 थे। तो पहले सबसे लास्ट वाला ये मैं आपको करके बता दूं। देखिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। अब यदि कोई प्राणी है, वो ऐसा सोच रहा है कि इसका मतलब वो लगा रहे हैं कि इसकी सीधा ही निकाल लिया कि 1 2, इसका -2 3 निकाल के, तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो वो क्या आएगा, -1 2 आएगा भाई, 1 2 आएगा इसका आंसर, इसका -2 3 आएगा, इसका मैं बता दूं -इन्फिनिटी से लेके 1 तक आएगा। तो ये इसके आंसर आए, और किस तरह से आए वो मैं आपको क्लियर कर दूं। और ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल भी नहीं है। कई लोगों ने देखो, मैं बताऊं कैसे सोल्व किया है। उन्होंने x² - 3x + 2 = को 0 मान लिया और डायरेक्ट ही कर दिया। तो वैसे नहीं है, ये कैसे है बताता हूं। देखिए, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, इस तरफ लिखते हैं x² - 3x + 2 = 0, और इस तरफ लिखते हैं x² - x - 6 < 0। ये भी <0, ये भी <0। तो इसका मतलब है कि भाई x - 1 और x - 2 बनेगा इसका, ये खोलना तो आता है, < 0, और ये है x - 3 और x + 2 < 0। समझ गए? ये मैंने क्या किया है, अभी इन दोनों को उठाया है। अब इसको यदि मैं, इस वाले पार्ट को यदि मैं लाइन पर ड्रॉ करूं, तो मैं इसको लाइन पर ड्रॉ कैसे कर पाऊंगा कि ये तो है अपना 1 और ये है 2, ये ड्रॉ कर लिया। अब देखो, इस ग्राफ में मैं यदि 1 से छोटी चीज रखूं तो ये क्या हो रहा है, 1 से छोटी रखते ही ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव माने पॉजिटिव, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। मतलब 1 से छोटी वैल्यू के लिए ये ग्राफ कैसा रहेगा इसका, यहाँ पर पॉजिटिव। आ गई बात समझ में? उसके बाद में 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखूं, जैसे मैं रखता हूं डेढ़ रख दिया, तो डेढ़ रखते ही ये वाली टर्म पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसको लिख दो ऐसे, लिख दियो। अब आगे देखो, अब 2 से बड़ा रखो कुछ भी, जैसे 2.5 रखा तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। तो ये लो जी, ये हो गया 2.5 पर ये पॉजिटिव। आगे बात समझ में? अब इस तरफ वाला भी देख लीजिए, यहाँ लाइन प्लॉट कीजिए ऐसे। अब देखो x - 3, एक तो आपको 3 पॉइंट लेना है, और x + 2 यानी कि -2, क्योंकि x + 2 = 0 रखेंगे तो -2 आएगा। अब देखो, ये 1 -1 आएगा, सॉरी 0 1 और 2। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप इसका ऐसा पूरा ना निकाल के आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हो। कैसे कि जैसे यूं बना लो आप, हमको देखना किस किस के बीच में है, -2 और 3 के बीच में वेरिएशन देखना है। तो देखो, -2 से छोटा कुछ भी रखो आप, -2 से छोटा, जैसे मान लो आपने रखा -3, -3 रख दिया, तो -3 रखते ये क्या हो गया, -6, और ये हो गया -1। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, कट होता ही। तो मतलब -2 से छोटी वैल्यू के लिए ये ग्राफ होगा पॉजिटिव। और 2 से 3 के बीच में आप कुछ भी रख लेना, आपकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। और 3 से बड़ा आप कुछ भी रखना, 3 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। आप रख के देख सकते हो। समझ में आ गई विद्यार्थियों? ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये छोटे छोटे सारे क्यों नहीं लिए, क्योंकि इनका कोई औचित्य नहीं रहता, इसमें सारा ऐसे नेगेटिव ही नेगेटिव आता, तो मैंने पहले ही हटा दिया उसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन जितना आप सोच रहे थे उतना आसान भी नहीं है और उतना टफ भी नहीं है, दोनों चीज है। अब देखो हमको करना क्या है, हम इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों को, ये जैसे ये वाला पार्ट और ये, इनको दोनों को मैं एक ही लाइन पर प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, जैसे ये वाला पार्ट। अब इसमें आप अपना सोचने का दायरा थोड़ा सा विस्तृत रखना, जैसे खुला सोचना, ओपन माइंडेड, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 0 1 2 और 3, ठीक है।
अब ये वाली जो चीज थी, ये वाला सारा का सारा ये ए का गेम है, जो ये ए है ना इसका गेम है, और ये वाला जो है सारा का सारा ये किसका गेम है, बी का गेम है। तो अब आप देखिए ए का काम कहाँ से कहाँ तक है, तो ए का काम है वो 1 से 2 तक ही है, मतलब ए का काम है वो 1 से लेके 2 तक है। इसको ग्रीन कलर में दर्शा दो, ये ए का काम है। और जो बी है, बी का काम कहां से कहां तक है, -2 से 3 तक, यानी -2 से लेके 3 तक किसका काम है, बी का। ये काम किसका है, ए का। आगे बात समझ में। अब पर्सन क्या पूछ रहा है, पर्सन क्या पूछ रहा है, वापस पर्सन पर आओ। पर्सन बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, पर्सन बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो हम नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, तो आप देखिए ये ए है और ये बी है, इनके बीच में कौन सा भाग कॉमन है, ये 1 से लेके 2 वाला ये भाग कॉमन है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 1 और 2। ठीक है, अब मैं इनके बाहर छोटे कोष्टक क्यों लगा रहा हूं, मैं 1 और 2 को शामिल क्यों नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह देखिए। यदि मैं 1 और 2 को शामिल करता हूं, यदि मैंने 1 को शामिल कर लिया, 1 को शामिल करने का मतलब क्या है, आप मतलब समझो, सॉरी, 1 को शामिल करने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 को शामिल करते ही ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल, जबकि हमें 0 के इक्वल कभी नहीं करना। देखो ए और बी दोनों के देखो भाग, ए और बी को मैं जो ये 0 के बराबर नहीं करना है, 0 से क्या रहना चाहिए, लेस देन, इसलिए हमने 1 और 2 दोनों को शामिल नहीं किया। आगे बात समझ में। अगला बोल रहा है कि आप ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी, यहां पर देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब आप सोचो कि ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी में कौन सा पार्ट आएगा भाई, जो ये ए है और ये बी है, इन दोनों को मिला दो तो कितना दायरा बनेगा, तो दायरा बनेगा -2 और 3। भाई ये ए वाला पार्ट है वो बी में शामिल कर लो, देखो ये बी पूरा का पूरा। अब मैंने इसमें भी बड़े वाले कोष्टक क्यों नहीं लगाए, -2 और 3 को शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि -2 और 3 रखते ही वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, 0 के, जो हमको नहीं करनी है, क्योंकि रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लेस देन क्या है, 0। आगे बात समझ में, 2 चीज सोल्व कर ली। अब देखो, अब आपको थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। नंबर 3 क्या पूछ रहा है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है, तो वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का पूरक क्या होगा, ए का पूरक होगा, देखो अब ए में कौन कौन सी वैल्यू है, ए में 1 और 2 के बीच की वैल्यू है। ध्यान देना, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 व 2 के बीच की वैल्यू। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, समय भले ही लगो, जितना सीखो अच्छा सीखो। ए व 2 के बीच के लिए, तो ए और 2 के बीच में 1 और 2 के, क्योंकि यदि 2 को भी हम ए में शामिल नहीं करते, देख लो यहाँ पे 2 शामिल है क्या, 2 शामिल नहीं है, शामिल होता तो बड़ा कोष्टक आता, और 1 भी शामिल नहीं है, तब देखो अब ए को छोड़कर शेष क्या है, तो -अनंत से लेकर 1 तक, 1 तक बोल रहा हूं मैं, -अनंत से लेकर 1 तक, और 1 है वो बड़ा कोष्टक आएगा। अब बड़ा कोष्टक क्यों आया, क्योंकि ये 1 है वो ए में शामिल नहीं है, और हमें ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही तो यही होता है कि जो ए में नहीं है, तो 1 ए में नहीं है तो वो कहाँ है, वो ए के कॉम्प्लीमेंट में है। आगे देखो यूनियन, अब 1 से 2 के बीच की बात नहीं करनी है। अब आगे देखो, अब 2 से इधर इधर तो किस में शामिल है, ए में, लेकिन 2 स्वयं है वो ए में शामिल नहीं है, तो 2 किस में शामिल है, ए के कॉम्प्लीमेंट में, और यहां से लेकर प्लस अनंत तक, और अनंत के साइड हमेशा क्या लगेगा, छोटा कोष्टक। आगे बात समझ में। आगे नंबर 4 पर क्या पूछ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, समझाने का तरीका कैसा है, सारा कुछ बता देना कमेंट बॉक्स में आप। आगे बोल रहे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। और जो नए विद्यार्थी हैं तो उनसे निवेदन है कि वो पहले जाकर शुरू से वीडियो देखें, क्लास 01 है अपनी, वहां से शुरू करें, सिलेबस का डिस्कशन भी देखें, उसके बाद देखते देखते आए, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट, और आप यदि क्लास देख रहे हो तो क्लास को कंटिन्यू देखो, जैसे
किसी ने क्लास का वो पहले वाला पार्ट देख लिया, जैसे कल क्लास नंबर 5 थी और आज कौन सी क्लास नंबर 6 है, तो वो क्या करते हैं 5 वाला देखते हैं, उसमें जैसे वो 1-2 त्रुटि रही, वो अपने आज सुधार ली इस क्लास 6 में, तो वो 5 तक देख कर चला गया, तो अरे अगला भी तो देख ले। यदि कोई त्रुटि संशोधन कुछ हो तो वो अगले में आएगा। कल कोई होमवर्क है, कोई टॉपिक छोड़ दिया तो वो अगले में ऐड करेंगे। तो क्लास तो सिस्टम से चलती है ना। जब आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से चलती है। ठीक उसी प्रकार से अपन ऑफलाइन ही समझो आप। बस आप हमारे इधर नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने अपने घर पर पढ़ रहे हो। बाकी बिल्कुल हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एकदम ऑफलाइन जैसा माहौल दें। आपको नोट्स दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर यहाँ है। आपको कोई त्रुटि हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सअप कर दिया करो। और देखो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हालांकि हो सकता है जैसे कि त्रुटि हो जाए या फिर कोई अपने आपको मैसेज रिप्लाई देने में डिले हो जाए, टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि सारा काम हम ही करते हैं, तो उस वजह से हो सकता है लेट सेट, लेकिन आपको रिप्लाई देंगे ज़रूर। ये बात डन है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे देखो बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में नहीं है, तो देखो बी में यहाँ तक का पार्ट है, -2 और 3 के बीच का पार्ट है ना, तो -2 शामिल है बी में और ना ही 3 शामिल है। तो ठीक है, अब माइनस अनंत से लेकर 2 तक, तो 2 किस में शामिल है? 2 बी के कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि यदि -2 यहाँ पर -2 लिखो, -2 है वो यदि बी में नहीं है तो इसका मतलब वो किस में? बी के कॉम्प्लीमेंट में है। और यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। अब जो 3 है वो बी में नहीं है, मतलब वो बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो वो इस तरफ आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन था a माइनस बी अंतर, नंबर 5, a माइनस बी, तो a में से b को घटा लो। अब यदि a है, अब a में तो क्या है, ये 1 से 2 तक का दायरा है, a 1 और 2 के बीच का दायरा है, और b में जो -2 से 3 के बीच का दायरा है। यदि इतने से छोटे से a में से ये पूरा b घटा लूं इतना, तो शेष क्या रहेगा? कुछ शेष नहीं रहेगा, फाई आ जाएगा। तो बस ये फाई। और नंबर 6 पूछ रहा है a और b का सम्मित अंतर। देखो ये पूछा हुआ a और b का सम्मित अंतर, तो सम्मित अंतर का सीधा ही आपको याद है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ये होता है, पढ़ाया आपको। यदि आप पढ़ रहे हो, नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हो, तो आपको याद है। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5, और यूनियन b माइनस a क्या होगा? b माइनस a मतलब इतने बड़े b में से -2 से 3 के बीच में जो b है, उसमें से 1 और 2 के बीच का पार्ट क्या कर दो? उड़ा दो। तो हम क्या करेंगे? ये लिया रबर, देखना भी और ज़्यादा क्लियर होगा आपके, और इस रबर से ये बीच वाला पार्ट क्या कर दिया? उड़ा दिया। बस ये चाहिए हमको। तो ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक है? तो ये चीज़ है आपके बी कहाँ से शुरू है? -2 से, तो -2 और -2 बी में शामिल नहीं है, तो इस तरफ क्या आएगा? छोटा कोष्टक, -2 से लेकर 1 तक। अब 1 है वो ए में शामिल नहीं है, लेकिन वो बी में तो शामिल है, क्योंकि बी का दायरा व्यापक है। तो अब 1 की तरफ बड़ा कोष्टक, यूनियन वापस 2 ए में शामिल नहीं है, लेकिन 2 बी में तो शामिल है, 2 से लेकर 3 तक। अब 3 की तरफ छोटा कोष्टक, क्योंकि 3 स्वयं है, वो बी में शामिल नहीं है। अब फिर इसलिए छोटा कोष्टक। तो ये आएगा इसका फाइनल रिजल्ट। अब कई प्राणी सोचते हैं कि ये 3 शामिल क्यों नहीं है, बी में क्यों नहीं है, तो आओ बी के पास, करो शामिल, करो 3 को शामिल करते ही ये क्या हो रहा है? 0। लेकिन पर्सन बोल रहा है कि 0 से लेस देन होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है, समझ में आ गई बात। अब देखो और क्या है आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन, कहाँ गए? सारे चुन चुन के अभी सोल्व करते हैं। जैसे हाँ, एक ये है और एक ये है। अब देखो ये वाला था, किसी महाविद्यालय में 42 विद्यार्थी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के हैं 42, फिलोसॉफी के कितने हैं? ये जो 45 हैं, ज्योग्राफी के कितने हैं? 65 हैं, और 20 विद्यार्थी हैं इकोनॉमिक्स और ये जो ज्योग्राफी वाले, ये 20 हैं, है ना। और आगे हैं जो ज्योग्राफी और फिलोसॉफी, इसके 15 हैं। और आगे देखिए इकोनॉमिक्स और दर्शन शास्त्र, इसके 25 हैं। और 8 विद्यार्थी हैं, वो तीनों विषय पढ़ते हैं। 8 के ये तीनों क्या हैं? कॉमन है।
अर्थशास्त्र, भूगोल तथा दर्शन शास्त्र में से कम एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कम से कम के लिए मैंने बताया था आपको, ये यूनियन वाला आता है और ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, एन ई यूनियन जी यूनियन पी। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एन ई प्लस एन जी प्लस एन पी। आगे अपना ये पूरा का पूरा क्या लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। 3 का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, याद होगा विद्यार्थियों, बस वही चिपकाना है यहाँ पर। अब आगे माइनस एन ई इंटरसेक्शन जी कर दो, ये माइनस का चिन्ह यहाँ मान लो, और माइनस एन जी इंटरसेक्शन पी माइनस एन ई इंटरसेक्शन पी और प्लस एन ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन पी, प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। अब देखो एन ई 42, एन जी 45 और एन ई इंटरसेक्शन जी 20, जी इंटरसेक्शन पी 15, ये 25 और ये 8, सारी वैल्यू सारा रख देना यहाँ पर और जोड़ बाकी कर देना। और मुझे उम्मीद है कि आप जोड़ बाकी अच्छे तरीके से सोल्व कर लोगे। ठीक है विद्यार्थियों। और एक ये था कि किसी कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं तो एन यूनियन 175 ये लिख दिया। 100 विद्यार्थी गणित, ये गणित 70 है वो फिजिक्स केमिस्ट्री 46 और 30 विद्यार्थी हैं वो गणित तथा भौतिकी, और ये थोड़ा ये गणित और केमिस्ट्री का ये 28 हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 23 हैं और 18 विद्यार्थी तीनों पढ़ते हैं। तो केवल गणित, केवल भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो मैंने आपको सीधा ही बताया था कि आप इसको कैसे निकालोगे, कि पहले आप केवल वाला निकालो। जैसे केवल मैथ पढ़ता है, इसका मतलब वो फिजिक्स नहीं पढ़ता और केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, प्लस जो विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ता है वो मैथ नहीं पढ़ता और केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। केवल वाले हैं ना, केवल वाले ढूंढने, और जो केवल केमिस्ट्री पढ़ता है वो मैथ्स नहीं पढ़ता और फिजिक्स नहीं पढ़ता। और अब नहीं वाली ये केमिस्ट्री आपको सीधी बताई हुई है। जैसे एन हटाया तो एम, ये पी सी है, ये गुणा में आएंगे इंटरसेक्शन वाले सारे। पी सी का मतलब 1 माइनस पी और ये सी की पावर सी, मतलब पावर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे बोलो, पी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट। सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस सी प्लस आगे पी इंटरसेक्शन का गुणा 1 माइनस एम 1 माइनस सी। कल वाली जो जिसने क्लास देखी उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, और 1 माइनस पी। अब इनको वापस गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करते हैं, एक मिनट, एक स्टेप यहाँ लिख दूं, एक यहाँ लिख दूं। अब देखो m माइनस एम पी, इसकी 1 माइनस सी से गुणा करना, ऐसे ऐसे करते जाओगे और लास्ट में आपको उत्तर निकालना बताया हुआ है कैसे आएगा। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। और आगे बोल रहा है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो उपरोक्त में से कोई विषय नहीं पढ़ते। तो उपरोक्त में से कोई विषय नहीं पढ़ते मतलब वो मैथ नहीं पढ़ते, फिजिक्स नहीं पढ़ते और ये भी नहीं पढ़ते केमिस्ट्री भी। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे लिख दिया। तो अब यूनियन, जो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन है जैसे ये, और अब इसका क्या निकालना है, जैसे इस यूनियन में किस किस का यूनियन है, एम पी और सी, जैसे ये एम पी और सी। अब बोल रहे हैं इनका यूनियन लो, मतलब इन सबको साथ में लो। तो अब हमने इन सबको साथ में ले लिया। अब पूछ रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर बाहर वाला सारा भाग है। तब हम क्या करेंगे, यूनियन में से मतलब सब में से ये एम पी सी इनका यूनियन घटा लेंगे, इनका यूनियन क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यूनियन में से यदि ये निकाल दें तो शेष ये कॉम्प्लीमेंट वाला भाग रह जाएगा। बस वही करना है, यहाँ पर वैल्यू रख दो, एन एम यूनियन पी यूनियन सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप पुट कर दोगे और पुट करते ही क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बात थी, तो आराम से आप कर लोगे। और जोड़ बाकी गुणा भाग है, कुछ ऐसे नहीं है कि भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस है। तो ये चीज़ थी, और कल अपना ये कल का होमवर्क जो दिया वो सोल्व करवा दिया, कैसे करना है बता दिया, करेक्शन थी 2 वो आपको बता दी। अब चलते हम अपनी अगले पड़ाव पर हमारी यात्रा शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मतलब कि इंग्लिश में है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मतलब कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब ये कार्तीय गुणनफल कैसे होता है, तो इसकी मैं लैंग्वेज तो मैं आपको लिखवा दूंगा शब्दों में एकदम बढ़िया नोट्स में। लेकिन देखिए, जैसे कि कोई भी दो सेट लेते हैं, जैसे A बराबर है A B और C और B बराबर है आपके पास 1 और 2, तो कार्तीय गुणन मतलब A क्रॉस B क्या होगा,
ए क्रॉस बी होगा, जैसे पहले ए का सभी के साथ तो A1 A2, उसके बाद B1 और B2, उसके बाद में C1 और C2, तो ये C1 और यहाँ पर 2, C1 नहीं है, C है ना, कोमा C,1 और ये C,2, ठीक है। अब देखो ये होता है A क्रॉस B, मतलब दो समुच्चय A और B का कार्तीय गुणनफल। इन जनरल आप देखो कि माना A तथा B दो समुच्चय हैं, तब A तथा B का कार्तीय गुणनफल सभी क्रमित युग्मों मतलब x y, सभी क्रमित युग्मों x y का एक समुच्चय होता है। और वो समुच्चय किस प्रकार होता है, तो समुच्चय इस प्रकार होता है जहां x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। जैसे कि मैं आपको एक दूं A क्रॉस B, तो A क्रॉस B है वो एक्स वाई ऐसे एलिमेंट का क्या होगा, अवयवों का क्या होगा, समुच्चय होगा, जिसमें x और y किस प्रकार हैं, x और y इस प्रकार हैं कि x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। मतलब पहला अवयव है वो, ये वाला पहला पार्ट वो इस पहले से संबंधित होगा और दूसरा दूसरे से, ठीक है। और इसको शब्दों में भी पिरोया हुआ है, देखो कहाँ पर है, नोट्स में आओ, देखो ये रहा यहाँ पर, ये तो अपने होमवर्क वाला है, ये यहाँ से ये रहा दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, माना A तथा B दो समुच्चय हैं, तब A तथा B का कार्तीय गुणनफल सभी क्रमित युग्मों x y का समुच्चय होता है। ये देखो x y के ही समुच्चय हैं, x y के समुच्चय मतलब ये जनरल फॉर्म बताई हुई है कि इनको x, y ऐसा एक सेट होता है, x, y का ये सेट है जिसमें ये जो पहले अवयव हैं x, तो ये पहले अवयव तो इस पहले से संबंधित होते हैं, देखो A B C, और जो ये दूसरे अवयव हैं वो इस दूसरे सेट से संबंधित होते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। जहां x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, अर्थात अर्थात A क्रॉस B एक्स वाई, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। आ गई बात समझ में, और पढ़ लेंगे हम नोट्स को। अब हम उदाहरण लेते हैं अलग अलग, कैसे, जैसे मान लो एक प्रश्न दूं मैं आपको कि यदि A बराबर 3 है और B बराबर 4, इनका क्या मतलब समझे आप कि A की कार्डिनलिटी जो गणनता है वो 3 है और B की 4 है, मतलब A एक ऐसा सेट है जिसमें 3 अवयव हैं और B एक ऐसा सेट है जिसमें 4 अवयव हैं। तब पूछ रहा है कि A क्रॉस B के कुल उप समुच्चयों की संख्या। अब कौन से उप समुच्चय, जिनमें 2 से अधिक अवयव हों, जिनमें 2 से अधिक अवयव हों। आगे बात समझ में, आंसर, इसका आंसर कैसे होगा। अब देखिए, अब आपको यह तो मालूम चल गया कि देखो यहां पर जैसे ऊपर वाला प्रश्न था, इसमें 3 अवयव थे और इसमें 2 अवयव थे, तो A क्रॉस B आप देख लो इनमें कितने अवयव होंगे, तो इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो 3 गुणा 2 अर्थात 6 अवयव होंगे। और देख लो ये 6 अवयव, 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है, ये 6 मतलब ये बन गए इसके अंदर। तो वैसे ही अब आपको पता है कि A की कार्डिनलिटी 3 है और B की 4 है, इसमें 3 अवयव है और 4 है इसमें, तब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो इनमें टोटल उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो 3 इंटू 4 कितनी होगी, 12 होगी। ये बात आपको मतलब ये जो अवयव होंगे वो टोटल कितने होंगे, 12, सॉरी उप समुच्चय नहीं, अवयव कितने होंगे, 12। ये है ना, ये अंदर देखो ये जो कॉमा से सेपरेट होते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो अवयव कहलाते हैं, ठीक है। एक बार ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं आपको कि जैसे ये कर्ली ब्रैकेट है और कर्ली ब्रैकेट में जो ये कॉमा से सेपरेट किए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 हो, चाहे ये कोष्टक वाले, ये छोटे कोष्टक में ये A,1 और A,2, ये यहाँ पर किस रूप में परिभाषित है, ये A क्रॉस B का एक सेट है, उसके ये A,1 A,2 है, ये सारे के सारे 6 इसमें क्या है, अवयव है। समझ गए बात। तो वही चीज यहाँ पर है कि इसका जो A क्रॉस B बनेगा, किसका, इस प्रश्न के अनुसार, जो यहाँ इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि A की कार्डिनलिटी 3 और B की 4 है, तब हम A क्रॉस B बनाएंगे और उस A क्रॉस B का एक सेट बनेगा जो कर्ली ब्रैकेट में
के अंदर इसके जो अवयव कॉमा से सेपरेट रहेंगे तो ये टोटल अवयव कितने बनेंगे, तो टोटल अवयव बनेंगे 12। समझ गए। अब ये पूछ रहा है उप समुच्चयों की संख्या। अब यदि कोई भी सेट है ए क्रॉस बी का, उसमें 12 अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर 12। ये चीज आपको पता है, क्योंकि यदि n अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। अब ये हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है बताऊं आपको। ये पर्सन बोल रहा है कि आप एक काम कीजिए, पर्सन ऐसा बोल रहा है हमको, ये 2 की पावर 12 अधिकतम ऐसे हो रहे हैं। ये बोल रहा है कि जैसे एक छोटे वाले उदाहरण से मैं समझाऊं, ये हमको पूछ रहा है कि जैसे ये अवयव था आपके पास, ये अवयव थे और ये ए क्रॉस बी का सेट था। अब इसके आप उप समुच्चय बनाते तो कैसे बनाते कि एक तो 5 ले लेते और एक लेते A1, ये सेट बन गया। एक एक लेके बना देते, एक दो दो लेके बना देते, ऐसे इसके उप समुच्चय बना सकते थे हम। तो वैसे ही बोल रहा है कि यदि ए की कार्डिनलिटी 3 और बी की 4 हो तब ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करो जिनमें 2 से अधिक अवयव हों। तो हमने कहा कि भाई हमारा तो जो ए क्रॉस बी है उसमें अवयव टोटल कितने हैं, 12। तो हम उन 12 में से, उन 12 अवयवों में से ही हम चुन चुन कर क्या बनाएंगे, उप समुच्चय बनाएंगे। लेकिन हम कैसे कैसे बना सकते हैं कि पहला तो ऐसा हो कि हम एक तो कोई भी अवयव ना लें, तो 12 में से कोई भी अवयव ना लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, समुच्चय बना सकते हैं, उप समुच्चय बना सकते हैं। 12 अवयव हैं, इनमें से एक एक लेकर भी बना सकते हैं और इनमें से दो दो लेकर भी बना सकते हैं, तीन तीन लेकर भी बना सकते हैं और ऐसे करते करते 12 में से 12 अवयव लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, उप समुच्चय बना सकते हैं। तो ऐसे यदि हम कुल उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करें तो वो किसके बराबर आएगी, 2 की पावर 12 के बराबर आएगी। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। अब पर्सन बोल रहा है कि जिनमें 2 से अधिक अवयव हों, तो मतलब ये 2 तक के अवयवों वाले तो हमको लेने हैं ही नहीं। हमें तो 12 में से 12 जो अवयव हैं अपने पास टोटल, उनमें 3 से अधिक अवयव वाले उप समुच्चय लेने। तो ये 3 या इन 3 से अधिक वाले इन्हीं उप समुच्चयों की क्या करनी है, गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, 12C3 प्लस ऐसे करते करते 12C12 तक बराबर 2 की पावर 12 माइनस 12C0 प्लस 12C, कोष्टक में लिख दो 12C1 और 12C2 ऐसे। अब मतलब इनका हम यहां पर क्या निकाल लेंगे, मान। तो फिर हमारे पास इसका क्या जाएगा, रिजल्ट, और वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो देख लो 2 की पावर ये 12C3 ऐसे 12C12। अब देखो 2 की पावर 12 है तो एक तो 2 की पावर 12 निकाल लेना और 12C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 12C1 की, ये जो 12C1 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 और 12C2 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 66। बस इसको कर लेना आप सोल्व। अब देख लो 2 की पावर 10 की वैल्यू 1024 के समथिंग होती है, उसको 4 से गुना कर लो और इसमें से ये घटा लो, तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब किसी को ये इतनी लंबी, थोड़ी रामलीला लंबी लगी हो कि भाई ये तो बड़ा है, हमारे दिमाग में इमेज क्लियर नहीं हुई, तो मैथ्स है वो समझ में क्यों नहीं आता। अब जिस भी विद्यार्थी के इसकी इमेज नहीं बनी ना कि इसमें क्या क्या हुआ, तो उसको ये 110% क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। वो रट लेगा तो रटना ही मत, वो रटा हुआ उसे उसके किसी काम का नहीं। तो मैं इसको एक छोटा सा उदाहरण देके बिल्कुल 2-2 अवयवों वाला एक लेता हूँ समुच्चय और फिर उसके क्या करता हूँ, दिमाग में इमेज बनाता हूँ। एक मैं छोटे से क्वेश्चन की इमेज बना दूंगा ना, तो फिर आपके ये बड़ा वाला, ज़्यादा अवयवों वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही बनाता हूँ। ये तो आपको, ये क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा PDF में। अब मैं एक छोटा सा बनाता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, मैं बोलूँ कि A में अवयव हैं 2, जैसे 1 2, और B में अवयव हैं 3 और 4। ठीक है, अब मैं कहता हूं A क्रॉस B के उप समुच्चय। तो हम A क्रॉस B के उप समुच्चय, जैसे बोले कि A बराबर 1 2 3 है, इसके उप समुच्चय बनाओ। तो मैं A के उप समुच्चय कब बना पाऊंगा, जब मेरे पास A के एलिमेंट तो होने चाहिए ना, अवयव तो होने चाहिए ना। तो अभी हमने A क्रॉस B के उप समुच्चय बनाने हैं, तो A क्रॉस B के अवयव तो होने चाहिए ना। तो मैं पहले A क्रॉस B के अवयव लेता हूं। तो अवयव क्या होंगे, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। आ गए मेरे पास अवयव। देखो ये वाला अवयव, ये इससे हुआ पहले, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। इसमें भी 2 अवयव हैं और इसमें भी 2 अवयव हैं। तो टोटल कितने आ गए, A क्रॉस B में कितने अवयव आएंगे, 4। देखो ये 4 आ गए।
ठीक है। अब इस पर्सन की तुलना पिछले वाले पर्सन से करते हुए चलते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने यहां पर क्या किया, ये ए में 3 अवयव थे, बी में 4 थे, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने अवयव आएंगे, 12 आएंगे। तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने अवयव आए, 12 अवयव आए। जैसे इस छोटे वाले क्वेश्चन में 4 आए, वैसे ही ऊपर वाले में कितने आए, 12 आए। अब आगे पर्सन बोलता है, मान लो पर्सन के अनुसार पर्सन कहता है 2 अवयव वाले, या आप ऐसा समझ लो, हाँ, दो अवयव वाले, 2 अवयव वाले, या एक से अधिक लिख दो, एक से अधिक भी 2 ही होगा, 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या। अब आप उपसमुच्चय कैसे बनाओगे, ये 4 अवयव हैं, तो आप क्या करोगे, एक तो ऐसा कर सकते हो कि आप इनमें से कोई भी अवयव ना चुनो और उपसमुच्चय बना दो। कौन सा बनेगा, 5। तो आपने 4 में से एक भी नहीं चुना। हो सकता है कि आप एक एक चुनो, जैसे 1 3 का ये उपसमुच्चय बना दिया, तो ये 4C1 के अंतर्गत आता है। हो सकता है कि आपने 1 4 का ले लिया, ऐसे मतलब एक एक अवयव लेके क्या बना दिए, उपसमुच्चय बना दिए, तो वो 4C1 के अंदर आ गया। अब हो सकता है कि आप 2 ले लो, जैसे 1 3 1 4, फिर आप नीचे और ले लिए 1 3 और 2 3, ऐसे 2 अवयव लेके बना दिए, वो 4C2 के अंतर्गत आ गया। और ऐसे ही 4C3 का बनेगा और 4C4 का बनेगा। ठीक है। तो अब ये टोटल उप समुच्चय कितने बनेंगे लाडलो, तो टोटल उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, इतने बनेंगे। तो इतने, या तो आप देखो इनको काउंट कर लो, चाहिए दोनों की संख्या क्या आएगी, बराबर। ये कैसे आया, ये हमको मालूम है कि किसी भी समुच्चय के अवयव ले लो, किसी के जो मान लो कोई n समुच्चय है, n अवयव हैं किसी समुच्चय में, तो उसके उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर n। तो अपने इस समुच्चय में 4 अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर 4। तो हमने कहा कि भाई 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, इनकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 की पावर 4 के। तो बस वही बात यहाँ पर है, 12 अवयव हैं, तो 12 में से पहले कोई भी अवयव नहीं उठाया, फिर 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, 12 के 12 उठाए, और उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 12 के। अब वो बोल रहा है कि 2 से अधिक अवयव, 2 से अधिक अवयव मतलब 3 या 3 से ज्यादा, तो ये वाले इसमें से क्या करने हैं, हटाने हैं। तो ये वाले भेज दिए उस तरफ, तो शेष यही रहे, और वही हमको ज्ञात करने थे। और यहां पर भी बोल रहा है कि 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या, तो 2 या 2 से अधिक ऐसे लिख दो, 2 या 2 से अधिक, या फिर उसी पर्सन की तरह बनाना चाहो तो ऐसा लिख दो, 1 से अधिक अवयव वाले। तो 1 से अधिक अवयव वाला बोलेगा यदि, तो ये वाले हट जाएंगे दोनों, तो इनको भेज दो आप उस तरफ, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, सोल्व। अब समझ में आ गया, छोटा उदाहरण देके बता दिए। चलो ये बात खत्म। अब देखो एक क्वेश्चन और है, अपना जो सेट टॉपिक है वो आज ही कंप्लीट होगा, और अभी कंप्लीट होगा, इसी क्लास में होगा अभी जस्ट। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, और उसके बाद में आपका जो सेट है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। उसके बाद हम आज ही रिलेशन शुरू कर देंगे। रिलेशन माने संबंध। तो इस रिलेशन की आपके 2-3 क्लास आएगी, 3 क्लास में 2 या 3 मान लो, लास्ट कल और परसों 2 दिन में आपका कंप्लीट कर देंगे रिलेशन। तो रिलेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सेट एंड रिलेशन, ये दोनों कंप्लीट। उसके बाद में पढ़ेंगे फंक्शन, और फंक्शन के बाद में आपके कॉम्प्लेक्स और वेक्टर चलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, और अभी तो आपको साथ के साथ पीडीएफ मिल ही रही है, और कल जैसा मैंने आपको बताया, जब ऐसे सेट एंड रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स और वेक्टर जैसे 5-6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनकी बड़ी बड़ी पीडीएफ बना देंगे, जैसे 100-150 पेज की एक पीडीएफ। तो कोई बंधु जैसे जॉब वगैरह करता है, तो उसको पीडीएफ निकालने में, नोट्स लिखने में समय नहीं मिलता, तो वो प्रिंट भी निकलवा ले, वरना ऐसे टुकड़ों में कितने एक दिन निकलवाएंगे। तो ये चीज है। अब देखो क्वेश्चन है कि यदि ए की कार्डिनलिटी m है और b की n है, और a इंटरसेक्शन b की कार्डिनलिटी r है, कितनी है, r है, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a है, वो कितना आएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको पूछा है, और इसका आंसर कितना आएगा वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा।
अब देखो, आप वीडियो रोककर एक बार इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपने कॉपी कर लिया तो आप कुछ नया नहीं सीखोगे, वरना आप बहुत कुछ सीखोगे। तो आप सोल्व कीजिए, शुरू करते हैं। अब देखो, ए है, ए में अवयव कितने हैं? एम अवयव हैं, मतलब जैसे A1 A2 ऐसे ऐसे चलते 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 AR और उसके बाद में AM। अब मैंने ये बीच में AR की टांग क्यों अड़ाई वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बी में कितने अवयव हैं? N है, A1 A2 ऐसे ऐसे करते करते AR तक। और उसके बाद में B1, जैसे AR आ गया, AR के बाद में लिख लो आप BR+1, चलते 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 BN। मतलब अवयव टोटल कितने करने हैं हमको? N। तो इसमें टोटल अवयव हो गए M और इसमें टोटल अवयव कितने हैं? N। अब A इंटरसेक्शन B, तो A और B में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, A और B में कितने अवयव कॉमन हैं? R कॉमन है। तो A1 A2 AR है ना, वैसे ही A1 A2 AR, इतने अवयव इनमें कॉमन है, मतलब सेम टू सेम है। जैसे इसमें भी A1 है, उसमें भी A1 है, इसमें A2, इसमें A2, इसमें AR, इसमें AR। तो R अवयव क्या है? कॉमन है। यही चीज शो करता है A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी। आगे समझ में। और इसके आगे के अवयवों को मैंने ऐसे भी कर सकता था, AR+1 ऐसे ऐसे करते करते, लेकिन मैंने इनको अलग शो किया। क्यों? क्योंकि ये इससे अलग है। AR के आगे जो भी अवयव इसमें हैं और इसमें हैं वो कॉमन नहीं है, वो अवयव अलग अलग हैं, लेकिन इनमें इतने अवयव क्या हैं? कॉमन है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ गई। ठीक है, अब हमको करना क्या है? हमें A क्रॉस B भी निकालना है और हमें B क्रॉस A भी निकालना है, क्योंकि पर्सन में दोनों की रिक्वायरमेंट है। यदि दोनों मिल जाएंगे तो फिर हम इनका क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन। शुरू करो A क्रॉस B निकालना। तो A क्रॉस B करेंगे तो पहला अवयव किसका रहेगा? इसका रहेगा। तो A1 और ये B वाला A1, फिर A1 और B वाला A2, ऐसे। तो ऐसे करते करते मैं कहाँ तक जाऊंगा? यहाँ तक। ये वाला A1 और ये वाला AR, फिर आगे A1 और ये वाला BR1। अभी देखो, फिर डॉट 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 ऐसे करते 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 ये A1 और ये वाला BN। ठीक है, और ऐसे भी इसमें खूब अवयव आएंगे, जैसे A2, फिर इसका इसके साथ, फिर AR भी आएगा, फिर इसका इसके साथ, ऐसे खूब लंबा चलेगा। ठीक है, तो मेनली मैंने एक बार आपको यहाँ पे लिख दिया। आई थिंक आपको ये चीज़ जो मैंने लिखी वो समझ में आ गई। उसके बाद में B क्रॉस A में क्या आएगा? इसके वाला A1 और अब ऊपर वाला ये A1, उसके बाद इसके वाला ये A1 और ऊपर वाला A का A2। अब ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक चले? A1 का इस AR के साथ, A1 और AR, और आगे चलते चलते इस A1 का इस AM के साथ, A1 और ये AM। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब अलग कलर में लेते हैं। अब हमको करना क्या है? हमें ये बताना है कि यदि हम इस A क्रॉस B और इस B क्रॉस A में यदि हम इंटरसेक्शन करवा दें और फिर जो हमको सेट प्राप्त होगा उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? ये दोनों लंबी लाइनें खींच रहा हूं, ये कोऑर्डिनेलिटी को शो करता है, मतलब गणना को शो करता है, मतलब कि उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को शो करता है। तो अब हमको बताना है कि A क्रॉस B में और B क्रॉस A में कितने अवयव हैं। तो अब मैंने कहा कि इस A1 का इन R अवयवों के साथ क्या हो रहा है भाई? जो ये A1 था, इस A1 का इन R अवयवों के साथ सेट बने। कितने अवयवों के साथ? R। इस A1 के साथ, A2 के साथ, ऐसे ऐसे करते करते ये कितने अवयव बने? मतलब इस A1 से इनके साथ देखो, A11 A12, इस A1 से ही बन रहे हैं ये सारे। तो ये ऐसे कितने बने? R बने। और इस वाले B वाले A1 से इसके साथ कितने बने? तो इसके साथ भी कितने बने? R बने। तो टोटल कितने बन गए? R²। तो यही इसका क्या है? आंसर है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब कई लोगों के दिमाग में अभी भी देखो ऐसा चलेगा कि तो फिर
इन ए क्रॉस बी ने तो आर बना लिए, ये वाला A1 इनके साथ आर अवयव बना लिया, इसने भी यहाँ तक आर अवयव बना लिए, मतलब इसके भी यहाँ तक आर अवयव, ये इसके भी आर बन गए। तो फिर इनका गुणा क्यों किया? तो गुणा इसलिए किया क्योंकि ये जो आर अवयव हैं वो इन आर अवयव से भिड़ेंगे। समझ गए? ये जो ऊपर वाले A1 A2 ये आर अवयव हैं वो इन आर अवयवों से भिड़ेंगे, इन नीचे वाले आर अवयवों से भिड़ेंगे। तो कारण कैसे? जैसे मैं A में 2 अवयव लेता हूं और B में भी 2 अवयव हैं, जैसे इसमें 1 2 है और इसमें 3 4 हैं, तो जब इनका A क्रॉस B करेंगे तो ये ऊपर वाले दोनों के दोनों इन दोनों से भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे? तो वैसे ही इसके जो ऊपर वाले 4 अवयव हैं उनका इन 4 अवयवों के साथ होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए लिया है R क्रॉस R। अब कई लोग बोलेंगे कि तो इनको क्यों नहीं लिया? तो इनको इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इनमें जो कॉमन होगा ना वही आएगा, जैसे A11 A11 A1 A2 A1 A2 ये कॉमन ही काउंट होंगे, ये वाले पीछे छूट जाएंगे क्योंकि ये शेष है वो कॉमन नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक ये चीज़ थी। एक क्वेश्चन और है वो हम इसमें PDF में ही समझ लेंगे। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार नोट्स में देखिए। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब देखो ये क्वेश्चन था, यदि A की कोऑर्डिनेट 3 है, B की 4 है, तो A क्रॉस B के कुल उप समुच्चय जिनमें 2 से अधिक अवयव हों, तो A की 3 है B की 4 है, तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे? 12 होंगे। इन 12 अवयवों में हम 3 को लेकर उप समुच्चय बनाएंगे, 4 को लेकर बनाएंगे, इन 12 अवयवों में से 12 लेकर क्या बनाएंगे? हम उप समुच्चय बनाएंगे। तो वो टोटल हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यदि हम 0 से लेके 12 के 12 अवयव लें तब तक के कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 12। तो इनमें से यहां तक का क्या कर लो? रिमूव कर लो, मतलब बराबर के उस तरफ भेज दो, तो आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। और इसको 12C3 से लेकर 12C12 तक मैंने क्या मान लिया? x, कि ताकि बार बार इतना बड़ा स्टेप नहीं लिखे। और जो अभी हमने समझा जस्ट वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे सीधा रिलेशन शुरू होगा। तो अब यहां पर एक लाइन लिख लेना, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, और इनकी कोऑर्डिनेलिटी कितनी आएगी? R²। ये लिखी हुई R²। हाउ, कैसे? ये ऐसे। आ गई बात समझ में? और अब सेट में मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आपको और करवाना है, उसके बाद हम सीधा किस तरफ चलेंगे? रिलेशन की तरफ। तो वो क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको और इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, मैंने आंसर लिख दिया ना, आपने देख लिए पहले। 3 और 5 ये सही है, बाकी ये गलत हैं। तो ये क्यों गलत है सोचो आप। देखिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है सेट का। ठीक है, इसके बाद सेट कंप्लीट है। तो इसको एक बार हम उदाहरण से देख लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं नए पेज पर, यहीं इसको रब कर दें, एक बार कट कर देता हूँ मैं इसको पूरा ही, ये तीसरा वाला। हो गया रब। अब देखो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सही है, कि जैसे A यूनियन पावर सेट ऑफ A, तो वो पावर सेट ऑफ A के बराबर होगा। 2 PA ये A के बराबर होगा, या थर्ड A माइनस PA ये A के बराबर होगा। फोर्थ यहाँ लिख देते हैं सारा, ताकि बार बार पीछे अपनों उस स्लाइड पर नहीं जाना पड़े। और ये 5 PA माइनस A PA। अब देखो एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, छोटा सा उदाहरण यहीं ले लेता हूं। उदाहरण है कि मान लो कि A में 2 अवयव हैं, 1 और 2। अब इसके PA में कौन कौन से अवयव होंगे? PA होता है इनके उप समुच्चयों का समुच्चय। तो इसके उप समुच्चय क्या क्या हैं? 5, एक एक अवयव ले लो, 1 2, फिर 2 2 अवयव, 1 और 2। ये इसके उप समुच्चय थे, और इन उप समुच्चयों का समुच्चय क्या है? PA। अब देखो यदि मैं A यूनियन PA करूं तो सेट कैसा बनेगा? A यूनियन PA में देखो, ये 1 रहेगा, ये 2 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, और 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, और 1 2, ये सभी आएंगे। तो क्या A यूनियन PA इस PA के बराबर है क्या? ये सीधा ही दिखाई दे रहा है भाई, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है हमको, सीधा दिखाई दे रहा है कि PA है
उसमें यदि हम ये 1 2 शामिल कर देंगे तो फिर ये P के ही बराबर कैसे रहेगा, ये 2 अवयव एक्स्ट्रा आ गए ना। तो ये पहला वाला क्या हो गया हमारा गलत। हमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो ऐसी चीज आए ना तब आप क्या करो, छोटा सा उदाहरण ले लो ताकि कैलकुलेशन भी बड़ी नहीं हो और समझ में भी आ जाए। अब देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन पी ए। तो अब देखो आप ए, ये वाला ए है, रेड पेन लेता हूं, ये ए है और ये पी है, पी ए है। तो इसमें आप इंटरसेक्शन करोगे तो इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ नहीं है, फाई है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर फाई क्यों है, 1 2 है ना। तो अरे ये एक अलग है और ये एक अलग है। यह एक है वो ए में बिलोंग करता है, जबकि ये वाला एक है वो ए का क्या है, सबसेट है। यही तो फर्क है। यह एक है वो केवल ए का अवयव है, जबकि यह वाला एक है जो लिखा हुआ है इस जो मंजिला कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि यह एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। समझ गए। तो इस एक में और इस एक में बहुत फर्क है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है फाई। तो ये भी क्या हो गया, गलत। ठीक है विद्यार्थियों, और समझ में नहीं आए तो आप पर्सनल डिस्कशन भी कर सकते हो, नंबर आपको दे रखे हैं। ठीक है। अब देखो a माइनस पी ए, तो a ये है 1 2, a 1 2 है और पी ए इसमें ये सारे के सारे अवयव हैं। तो अब ये बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि आप a माइनस पी ए करो। तो अक्सर a माइनस में होता क्या है, जैसे a माइनस पी ए करेंगे तो जो अवयव एक में कौन से हैं, 1 2, और पी ए में कौन से हैं, 5 1 2 और 1 2। जो अवयव इनमें कॉमन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। जैसे मान लो इधर जो ये 1 2 रहता, यदि इसमें लिखा हुआ तो वो क्या हो जाता, कट हो जाता। अब इस पी ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो 1 2 में हो, इनमें कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसमें कुछ कट नहीं होगा। ये 1 2 का 1 2 ही रह जाएगा। जिसने मुझसे पढ़ा है, पिछली क्लासें ली है, उसको ये सब मालूम है। तो ये अपने a माइनस पी ए करने पर भी रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। ये देख लो 1 2 ए ही है, तो ये वाला अपना क्या हो गया, सही। और नंबर 4 कह रहा है कि पी ए है, तो पी ए में से यदि मैं ए घटाऊं, अब देखो इसमें और इसमें फर्क है। अब कई लोग क्या करेंगे, बोले मानुस, वो क्या करेंगे, ये पी ए में से ये ए घटाना है, तो पी ए में से ये ए घट रहा है और एक पी ए में से यह ए घट रहा है, इसमें फर्क है। कैसे, जैसे ये पी ए में से घटेगा तो ऐसे घटेगा, पी ए अपने पास 5 1 2 और 1 2, और इसमें से क्या घटेगा, अभी देखना, यदि ये वाला मैं चूज करूं तो इसमें से ए घटेगा, ऐसा है 1 और 2, ये ए घटेगा, ये ए है और ए के बाहर मंजिला कोष्ठक, तो ये वाला ए रहा अंदर और बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाया। तो अब ये यदि इसमें से माइनस होगा तो शेष क्या रहेगा, 5 1 और 2, यही रहेगा, क्योंकि 1 2 तो ये क्या है, कॉमन है, तो माइनस हो गया, बस ये बचा। क्या ये पी ए के बराबर है क्या, तो ये पी ए के बराबर नहीं है, तो चौथा हो गया अपना गलत। अब देखो पांचवा, अब पांचवे में फर्क है। अब देखो पांचवे में क्या माइनस होगा, देखना अभी। पांचवे में ये वाला, ये यहां से करता हूं मैं रिमूव, और एक यहां पर। अब देखो पांचवे में बोल रहा है पी ए माइनस ए, तो पी ए माइनस ए, तो ए अपना क्या है, ए है अपना 1 2, तो ए है अपना 1 और 2, ऐसा ये है। इसके बाहर क्या नहीं लगा हुआ है, अपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें से ये माइनस होगा तो शेष क्या बचेगा, यही बचेगा, 5 1 2 और 1 2। अब कई बोलेंगे कि सर ये 1 2 है तो ये इसमें से कैसे माइनस होगा, तो इसके बाहर और नहीं है ना ये वाला, तो ये एलिमेंट इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। तो शेष क्या बचा, पी ए बचा, तो ये अपना पांचवा भी क्या है, अपना राइट है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है विद्यार्थियों, ये सेट है, वो टॉपिक मेरी तरफ से यहाँ पर क्या है, कंप्लीट है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। और देखिए ये जो नोट्स हैं वो हमने आज, जो कल हमारा होमवर्क था वो वाला यहाँ पर, ये देखो ये रहा, और अभी जो जस्ट हमने क्वेश्चन सोल्व किया वो ये रहा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके ये 2 क्वेश्चन,
और यहाँ तक अपना टॉपिक फिनिश होता है। कौन सा? सेट वाला। तो सेट टॉपिक तक की यात्रा कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो वो आप हमें व्हाट्सअप कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना, हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेट सेट हो सकता है, लेकिन आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन को एक बार साफ पेज पर समझेंगे हम। पेज ले लेते हैं नया, और अब हम पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संबंध पढ़ेंगे विद्यार्थियों। रिलेशन माने संबंध। ठीक है, और कई लोग पूछ रहे हैं कमेंट में, बार बार मैं देखता हूँ आते हैं वीडियो पर कमेंट कि सर कोर्स पूरा करवाओगे ना? तो हाँ, कंप्लीट कोर्स करवाएंगे आपको, और विथ टीचिंग मेथड। एक तो आपके देखो ये जो स्कूल लेवल का है 180 नंबर का, 80 नंबर का कॉलेज वाला, और 40 नंबर के आपके मेथड दिए हुए। तो ये सारा 300 नंबर का ये भी करवाएंगे, और पहला पेपर जो जीके वाला है वो भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, वो अभी चल रहा है। कई विद्यार्थी हैं जो सिर्फ मैथ्स की क्लास लेके जाते हैं, तो उनको बता दूं कि सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें अभी हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, और आज उसमें जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक राजस्थान पढ़ेंगे कल से, तो आज शाम को उसकी क्लास आएगी, लास्ट क्लास प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की। तो फर्स्ट पेपर भी पूरा और सेकंड पेपर भी पूरा। अब कई लोग पूछते हैं कि तो हमको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्या, कहीं और से खरीदें ना खरीदें? तो देखो, हम जितना करवा रहे हैं वो सिलेक्शन की दृष्टि से सफिशिएंट है। फिर भी आपका जी नहीं भरे कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, पता नहीं वहाँ क्या होगा, तो आप खरीद सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, बाकी हम हमारा 100% देते हैं। देख लो, जब से उठते हैं वहाँ से लेकर सोने तक सारा काम इसी पर ही चलता है, समझ गए? इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। पढ़ना और पढ़ाना दो ही चीज़ चलती, और उसमें भी यही है। इसके अलावा जैसे कि अभी और कुछ नहीं छेड़ा हुआ है कार्य, सिर्फ सेकंड ग्रेड पे फोकस किया हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, तो समझते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है एक्चुअल में? मैं पहले आपको आम भाषा में समझा दूं, सीधा सीधा। तो रिलेशन क्या है बाद में मैं शब्दों में बांध दूंगा। देखो, मानना कि कोई दो समुच्चय हैं, ए और बी हैं, तो ए से बी पर परिभाषित कोई संबंध मतलब ए क्रॉस बी का उप समुच्चय जो भी होगा ना, वो इसका क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। नहीं समझे? देखो, जैसे ए तथा बी दो क्या हैं? अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त मतलब नॉन एम्पटी, दो समुच्चय हैं। तब हम यदि ए क्रॉस बी करें हम, तो ए से बी पर परिभाषित संबंध, कौन सा संबंध? ए क्रॉस बी का। तो इसका जो उप समुच्चय होता है ना, वही क्या होता है? संबंध होता है, उप समुच्चय। कैसे? जैसे रिलेशन को हम ऐसा बता सकते हैं कि जो संबंध होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। अब उप समुच्चय के सिंबल को लेकर भी कोई जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, उनको बता दूं, कई जगह ऐसा लिखा होता है कि उप समुच्चय को इससे प्रदर्शित करते हैं और इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो एक चीज ये बता दूं कि ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय। ठीक है, अब जैसे कई लेखक होते हैं, वो ऑथर की, आप अलग अलग ऑथर की अलग अलग बुक पढ़ना, तो कहीं आपको सबसेट का चिन्ह यह मिलेगा और कहीं ये मिलेगा। जो लोग ये सिंबल लगाते हैं वो इक्वल टू को ऑलरेडी मेंशन मानते हैं, सो नहीं करते लेकिन मेंशन मानते हैं। ठीक है, और कई ऑथर देखना आप, उप समुच्चय का जहां पर भी सिंबल लगाएंगे, चाहे छोटा सा दो को यूनियन में दर्शाना हो तो भी ये चिन्ह लगाएंगे, और जब उचित उप समुच्चय दिखाना हो प्रॉपर सेट वाला, तब ये नीचे वाली लाइन नहीं हटाते हैं, इसके नीचे ऐसा किया हुआ मिलता है, ऐसे लाइन कर देंगे, बस ये हो गया उचित उप समुच्चय। तो ये सबसेट को सिंबल को लेकर है। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, लिखना सिंबल ऑफ सबसेट, गूगल सर्च कर लेना और उस पर देख लेना। ठीक है विद्यार्थियों, ये लो आगे शुरू करते हैं। तो रिलेशन क्या है? ए के बी से संबंध, अर्थात ए क्रॉस बी का उप समुच्चय ही क्या होता है? संबंध होता है। तो देखो, इसको हम सीधा नोट पर ही पढ़ लें, इतना कुछ खास इसमें समझाने वाला है भी नहीं। जहां होगा मैं वापस पेज पर आ जाऊंगा। देखो, माना ए तथा बी दो क्या है? अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी पर परिभाषित संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो जो संबंध होता है ना आर, वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। यदि संबंध आर समुच्चय ए पर परिभाषित है, ये कोई संबंध है वो केवल समुच्चय ए पर परिभाषित है, तब जो ये संबंध होगा ना आर, वो क्या होगा? ए क्रॉस ए का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। आ गई बात समझ में? अर्थात आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो, यदि
ए की गणनता मतलब कोऑर्डिनलिटी कितनी है m, तो इसको ऐसे लिखते हैं a बराबर m, तथा b की कोऑर्डिनलिटी कितनी है n, मतलब a में अवयवों की संख्या m और b में अवयवों की संख्या n है। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट पेज पर ना बताकर सीधा यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो समझाने वाली चीज़ होगी वो वहाँ पर बता देंगे आपको। और नोट्स का यही तो फायदा है स्क्रीन रिकॉर्ड का, कि इससे आपके समय की भी हम बचत करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप फ्री पढ़ रहे हो तो समय फ्री नहीं है, समय बहुत ही पता है कीमती है, आपको अमूल्य है आपका समय, और हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम आपका समय वेस्ट करें। ठीक है, तो b की कोऑर्डिनलिटी n है, तब a से b पर कुल कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं। तो कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं, संबंधों की हमको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो संबंध कितने हो सकते हैं, जितने a क्रॉस b के उप समुच्चय हो सकते हैं उतने ही क्या हो सकते हैं, संबंध। समझने वाली बात यह है। अब यदि आपको पूछे कि a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो उनके जो संबंध है a से b पर जो संबंध है वो कुल कितने संबंध होंगे, तो अब आप क्या करना, a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या निकाल लेना। और a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या आप कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे उप समुच्चयों की संख्या, तो सीधा संबंध है कि a क्रॉस b के अवयवों की संख्या ज्ञात कर लो और जितने अवयवों की संख्या है उसको 2 की पावर में लिख दो। जैसे n अवयवों की संख्या है तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 की पावर n। सीधा फंडा है। तो अब आप देखिए a क्रॉस b में कितने अवयव हैं, तो a में अवयव हैं m और b में अवयव हैं n। तो जैसे मैं आपको एक पहले उदाहरण से समझाता हूं, जैसे a में 2 अवयव हैं और b में 2 अवयव हैं, तो a क्रॉस b में कितने होते हैं, 2 क्रॉस 2, 2 गुणा 2 मतलब 4 होते हैं। वैसे ही a में यदि m अवयव हैं और b में n अवयव हैं, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, mn। और यदि a क्रॉस b में mn अवयव हैं तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर mn। तो a क्रॉस b के जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही a से b पर क्या होंगे, संबंध होंगे। तो a क्रॉस b में अवयव mn है, इसलिए जो टोटल सबसेट होंगे 2 की पावर mn होंगे। तो जितने a क्रॉस b के उप समुच्चय होंगे उतने ही a से b में क्या होंगे, संबंध। तो a से b में संबंध कितने, 2 की पावर mn। ठीक है, अब ये यहां पर देखो सिंपल नोट है। यदि a है वो n है, a की कार्डिनलिटी n है, मतलब a में जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है, n है। तो a पर परिभाषित कुल संबंध कितने हैं, तो a से a पर परिभाषित संबंध निकालने हैं। तो संबंध आपको पता है कि a पर सिर्फ a का बोला है, तो मतलब a क्रॉस a का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। ठीक है, और संबंधों की संख्या है वो a क्रॉस a से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होगी। तो a में यदि n अवयव हैं और इस a में भी ये a सेम ही है, a से a में परिभाषित है, तो a में n अवयव हैं तो a क्रॉस a में कितने अवयव होंगे, n स्क्वायर अवयव होंगे। तो यदि किसी सेट में n स्क्वायर अवयव हैं तो उससे बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n स्क्वायर। तो जितने उप समुच्चयों की संख्या होगी उतने ही क्या होंगे, संबंध होंगे। तो संबंध कितने होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। इस लिखी हुई लैंग्वेज को एक बार और पढ़ना आप, तो आपके और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो मैंने एक बार बोला और आपको एक बार में समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऐसे आउटलाइन तो दिमाग में बन जाती कि अच्छा ऐसा करके ऐसा है। जरूरी नहीं कि सभी विद्यार्थियों के मैं एक बार बोलूं और एक बार में बोलते ही आपके दिमाग में 100% सेट हो जाए। तो आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, और आपकी कोई इंक्वायरी हो, आप कुछ चाहते हो कि मैं ये पूछूं वो पूछूं, तो आप पूछ सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट से। ठीक है, अब संबंधों के प्रकार, तो संबंधों के प्रकार थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ बता दूँ, ये ठीक है जगह। देखो संबंध है ना, ये संबंध वही हैं जो हम पढ़ते थे ना 11th-12th में। कौन कौन से याद होगा, समतुल्य, सममित, संक्रामक। ये रेखा उसकी रेखा के समांतर है तो वो ए बी के समांतर है, बी सी के समांतर है, तो ए और सी आपस में समांतर होगी कि नहीं होगी, संक्रामक। ठीक है, तो समतुल्य क्या होता है, पहले तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा और उसके बाद उदाहरण से बताऊंगा। समतुल्य का मतलब होता है कि यदि माना ए कोई समुच्चय है, ठीक है, ए कोई ए दे रखा है, अब यदि ए में ये ए अवयव है वो इस कैपिटल ए में यदि बिलोंग करता है, तब हमको चेक करना है कि रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में रिलेशन में ए है या नहीं है। मतलब जो ये ए है वो बिलोंग करता है कि नहीं करता है, किसमें, आर में। यदि करता है तो ये क्या है, समतुल्य की शर्त है कंप्लीट। आ गई बात समझ में।
सम्मित का मतलब क्या होता है? सम्मित का मतलब होता है कि यदि ए बी दो अवयव बिलोंग करते हैं ए में, तब, और ये तो माना कि ए बी किस में बिलोंग करते हैं? ए में, और यदि ए बी, ये ए बी क्या है? ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में ये बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग करता है, तब हमको चेक करना है कि बी ए बी आर में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि ये कर रहा है, बी ए बी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है? सम्मित है। ठीक है विद्यार्थियों, नया पेज लेते हैं और देखिए संक्रामक। ये संक्रामक ही थोड़ा सा आक्रामक है। संक्रामक क्या है? संक्रामक में बोलते हैं कि तीन अवयव हैं ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और यदि ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में और बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन में, जो आर है उसमें बिलोंग करता है, तब आपको चेक करना है। चेक क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ए सी भी आर में बिलोंग करता है या नहीं करता है। यदि ए सी आर में बिलोंग करता है, तब ये क्या होगा? संक्रामक होगा। इसको एक बार नोट्स में पढ़ लें, उसके बाद में दो में आपको छोटे छोटे उदाहरण दूंगा, उससे ये और समझाऊंगा। वैसे समतुल्य सम्मित संक्रामक सबको आते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आए हो, तो नो डाउट मैथ से आप खेले भी होंगे। तो ये रहा समतुल्य। यदि ए बिलोंग्स टू ए, तो हमको चेक करना है कि ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। और यदि ए बी बिलोंग्स टू ए है और ए बी आर में बिलोंग करता है, रिलेशन में ए बी है, तो चेक करना है कि बी ए बी रिलेशन में है या नहीं है। और ट्रांजिटिव संक्रामक, संक्रामक में ए बी सी हैं, वो ए के अवयव हैं, और यदि ए बी आर में है तथा बी सी बी आर में है, तो चेक करना है कि ए सी आर में है या नहीं है। उदाहरण से देखो, उदाहरण से जैसे ए बराबर है 1 2 3, और ए क्रॉस ए क्या होता है? रिलेशन ही है। ठीक है, ये रिलेशन है। ए का ए में संबंध, या ए का ए पर संबंध, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, ए से ए में संबंध, ऐसे। तो ए क्रॉस ए में क्या क्या है? हमने सुना है कि एक है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, और 3 1 है, 3 2 है, और 3 3 है। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये कैसे आया? तो देखो, ए खुद एक ए और लिख लो, ऐसा कैसा, समझने के लिए, जिसके दिमाग में नहीं बन रहा हो, लिख लिया। अब देखो, ए का ए से संबंध, तो पहले वाला 1 का इन तीनों से, फिर 2 का इन तीनों से, फिर 3 का इन तीनों से, तो ऐसे करके हम ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। और वैसे भी ए में 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे? 3 गुणा 3 कितने होंगे? 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमको करना क्या है? समतुल्य सम्मित और संक्रामक चेक करने। तो सबसे पहले मैं समतुल्य चेक करूंगा। समतुल्य चेक करूंगा तो मैं पहले ए में से कोई एलिमेंट उठाया, मान लो जैसे 1। क्या 1 ए में बिलोंग करता है? हाँ, करता है। तब मैं देखूंगा कि 1 है, वो रिलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अब देखो, ए के अवयव हैं 1 2 3, तो तीनों को ही चेक कर लो। 2 भी किस में बिलोंग करता है कि नहीं करता है? आर। 3 बिलोंग करता है कि नहीं करता? आर में बिलोंग करता है। तो करता है, तो इसका मतलब ये क्या है? समतुल्य है। ठीक है, अब सम्मित में देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इससे एलिमेंट उठाए। 1 2 बिलोंग करते हैं ए में, और यदि 1 2 ये बिलोंग करता है आर में, तो हमको चेक करना है कि क्या 2 1 भी बिलोंग करता है आर में, कि हाँ करता है। यदि 2 3 बिलोंग कर रहे हैं ए में से 2 3 अवयव उठाए, और यदि 2 3 बिलोंग्स टू आर है, तब हमको देखना है कि चेक, तो 3 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हाँ कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? सम्मित है। अब वैसे ही चलेगा संक्रामक। संक्रामक कैसे है? संक्रामक दूसरा ले लें कलर, ये ले लें। संक्रामक में जैसे कि अपने 1 2 और 3 ये किस में बिलोंग कर रहे हैं? ए में। और यदि 1 2 बिलोंग करता है आर में, और 2 1 2 3 मान लो, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में,
तो क्या एक 3 बिलोंग कर रहा है आर में? देख लो, ए बी और बी सी, तो क्या ए सी बिलोंग करता है आर में? हाँ कर रहा है। तो ऐसे सबको क्या करना होता है? चेक करना होता है। ये होते हैं उदाहरण। और आज अपन ने रिलेशन किया था स्टार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। बाद में क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप एक दिन में थक जाओगे। थकना नहीं है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आपको भी काफ़ी लंबी दौड़ लगानी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो कैसा लगा आज की क्लास, कैसी रही ज़रूर बताना। और जो आपको होमवर्क वगैरह दिया जाता है वो टाइम पर कीजिए, नोट्स है वो अच्छे से बनाइए, वरना धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता जाएगा, मैटर इकट्ठा होता जाएगा, फिर एक साथ आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे। और जैसे ही सेट एंड रिलेशन की जो दोनों टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, सेट एंड रिलेशन, उसके बाद मैं आपको एक दिन पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराऊंगा, किसमें, ग्रुप में। तो एक दिन पहले मैं आपको पीडीएफ दूंगा, तो आप उसमें क्या होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, आप सोल्व करना। और उसके बाद में अगले दिन में एक बड़ा वीडियो बना के उन सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद में हम फंक्शन शुरू कर देंगे। यदि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन पर मैसेज कर देना, सेपरेट ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।